फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर ट्रू लव स्टोरी पर। तो चलिए हम अपनी कहानी माय लवली ब्रदर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारे विंग और वांगजी प्यारे क्यूट कपल्स थे, उनकी शादी हो जाती है। वहीं वांगजी और विंग के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। विंग वांगजी से बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार करता था और वो उसके साथ अपनी रातें, अपना दिन, अपना पूरा दिन गुजारता था। उसके 24 घंटे बस वांगजी के इधर उधर ही बीतते थे। वहीं विंग ने अब धीरे धीरे राजपाट को भी समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसे भी पता था कि उसे आगे चलकर शाही महल संभालना है और उसे अपने पिता की गद्दी पर भी बैठना है। इसीलिए उसने खुद को अभी से ही तैयार करना शुरू कर दिया था। वहीं वांगजी और विंग दोनों आज तैयार हो रहे थे और उनकी शादी को अब 1 साल हो चुका था। वहीं महाराज ने भी फैसला कर लिया था कि वो विंग को अपनी गद्दी देंगे, यानी कि वो विंग को अब राजा बना देंगे। वहीं विंग अब तैयार हो रहा था और उसके साथ वांगजी भी था। वांगजी विंग को तैयार करने में उसकी मदद कर रहा था। वहीं विंग अपने गोल्डन रोब्स को देखकर वांगजी से मुंह बनाते हुए कहता है, लैंजन देखो ना, पिताजी ने फिर से मुझे इतने हैवी रोब्स दे दिए। तुम्हें पता है इन्हें संभालना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से ये इधर उधर जाते रहते हैं और मुझे उस शाही महल में, उस शाही सभा में बैठना पड़ेगा। अगर मेरे रोब कहीं इधर उधर हो गए तो मेरी इज्जत वही मिट्टी में मिल जाएगी। जो सुनकर वांगजी उसके कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, विंग नौटंकी करना बंद करो और तुम अब एक राजा बनने वाले हो। कम से कम राजा की तरह बर्ताव तो करना सीखो। तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम एक राजा बनोगे या फिर एक राजकुमार हो। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं है। जो सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि एक राजा कैसा होता है और वैसे भी मुझे राजा बनने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मैं तो अपने वांगजी का विंग बनकर ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनकर वांगजी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो विंग के चेस्ट पर हल्का सा मारते हुए कहता है, विंग। जो सुनकर विंग हंसने लगता है। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है तो देखते हैं तो वहाँ महारानी खड़ी थी। महारानी को देखकर वांगजी जल्दी से उन्हें ग्रीट करता है। वहीं विंग भी। महारानी जब विंग को तैयार हुआ देखती है तो उसे देखकर काफ़ी खुशी होती है और वो उसकी बलाएं लेते हुए कहती है, हाय मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। यह सुनकर विंग मुस्कुराकर कहता है, मैं तो हमेशा से ही प्यारा लगता हूँ माँ, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया। जो सुनकर महारानी हंसते हुए कहती है, हाँ ये तो तुमने सही कहा, तुम हमेशा से ही प्यारे हो। फिर वो वांगजी की तरफ देखकर कहती है, लेकिन तुमसे ज़्यादा प्यारा मुझे अब वांगजी लगता है। जो सुनकर विंग नकली आंसू बहाते हुए कहता है कि आपने मुझे बहुत जल्दी ही पराया कर दिया और आपको अब आपका सन इन लॉ को ज़्यादा ही पसंद है। वहीं विंग और वांगजी दोनों महारानी से ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं। तभी एक सिपाही आकर उन्हें बताता है कि महाराज ने सभा में बुलाया है और सभा का समय हो गया है। वहीं आज विंग की ताजपोशी होने वाली थी, इसीलिए विंग भी अच्छे से तैयार हो चुका था। फिर वो तीनों शाही महल के लिए निकल पड़ते हैं और शाही दरबार के लिए। जब विंग दरबार के पास पहुंचता है तो दरबान उसके आने की घोषणा करता है और वो तीनों एलिगेंटली चलकर अंदर आते हैं। वहीं महाराज अपने सिंहासन के पास खड़े थे, लेकिन वो आज सिंहासन पर बैठे नहीं थे। वहीं विंग अपने उसी रौब के साथ अंदर जाता है। विंग का रुतबा देखने में बिल्कुल किसी राजा की तरह था।
कोई कह नहीं सकता कि ये वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन अब उसे देखकर पता चलता था कि वो एक राजा बनने की पूरी खूबियाँ अपने अंदर रखता है। वहीं वांग जी उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच की तरह चल रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि भगवान ने इस जोड़ी को स्वर्ग में बैठकर बड़ी फुर्सत से बनाया हो। वहीं वो दोनों अपने कदमों को धीरे धीरे महाराज की तरफ बढ़ाते हैं। महाराज उन्हें देखकर उनके चेहरे पर भी बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वहीं महारानी महाराज के पास खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जो महाराज हैं वो विंग की ताजपोशी शुरू करते हैं। उनके साथ उनके जो एल्डर थे वो भी थे। वो सब विंग की ताजपोशी शुरू करते हैं। सबसे पहले विंग को स्वॉर्ड दी जाती है, जिसे विंग अपने सर से लगाकर अपने माथे से लगाकर उसे वापस मयान में रख लेता है। फिर विंग को एक पेंडेंट दिया जाता है जो विंग अपने पास रखता है। फिर महाराज उसके सर पर ताज पहनाते हैं। विंग उस क्राउन को देखता है। वहीं महारानी भी अपना क्राउन वांग जी को पहनाती है। अब उन दोनों को राजा और रानी की उपाधि दे दी जाती है। वहीं विंग और वांग जी एक साथ सिंहासन पर बैठते हैं और उन्हें देखकर सब उनकी जय जयकार करते हैं। वहीं सभी लोग उनकी जोड़ी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वहीं विंग के चेहरे पर एक स्माइल थी और एक प्राउड था। वहीं वांग जी भी उसके साथ पूरे रुतबे से बैठा हुआ था। महाराज और महारानी अपने बच्चों को ऐसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। तभी महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर महाराज उनसे पूछते हैं कि आखिर इतने खुशी के मौके पर उनकी आंखें नम क्यों हैं। तो महारानी अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे यांग यांग की याद आ गई। अगर वो अभी हमारे साथ होती तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। जो सुनकर महाराज कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अपने मन में कहते हैं, अगर वो यहाँ होती तो शायद आज ताजपोशी किसी और की हो रही होती। जो कहकर उनके चेहरे पर एक अलग ही भाव आता है जिसे कोई समझ नहीं सकता। फिर महाराज अपने आप को सामान्य करते हैं और उन्हें फिर से अपने बच्चों को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका जश्न शुरू हो जाता है। विंग और वांग जी उन सब के साथ ड्रिंक करते हैं। वहीं सब उन्हें बधाइयाँ देते हैं। विंग भी उन्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ बधाई को एक्सेप्ट कर रहा था। वहीं फिर विंग को भी यांग यांग की याद आती है, इसीलिए वो कुछ सोचकर अपने पिता से पूछता है, माँ पिताजी यांग यांग क्यों नहीं आई और वो कहाँ है? क्या वो अपने भाई की ताजपोशी में भी नहीं आएगी? क्योंकि विंग को पता है कि यांग यांग उससे बहुत प्यार करती है और शायद ही ऐसा कभी हो कि यांग यांग उसे नज़रअंदाज करे। जो सुनकर महाराज कुछ सोचते हुए कहते हैं, शायद वो व्यस्त होगी, वैसे मैंने उसे बताया था, पर गुरु माँ ने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और वो गुरुकुल से बाहर गई है। जो सुनकर विंग के चेहरे पर उदासी आ जाती है। वहीं वांग जी उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और वो लोग फिर से कुछ लोगों से बातें करने लगते हैं। वहीं विंग के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था और वो अपने मन में कहता है, पिताजी ने यही बात शादी के वक्त भी कही थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन फिर वो अपने दिमाग से इन ख्यालों को निकाल कर खुद से ही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी मुझसे और यांग यांग से बराबर प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमारे बीच ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करेंगे और यांग यांग गुरुकुल में है, मतलब वो बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ गुरुकुल में आज माहौल बिल्कुल शांत था। वहीं यांग यांग अपने कमरे में मेडिटेशन कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन तभी जो उसका कमरा था, इसकी सारी चीज़ें हिलने लगती हैं, जैसे कि वहाँ भूकंप आया हो और धीरे धीरे वो चीज़ें हवा में उठने लगती हैं। वहीं यांग यांग जो मेडिटेशन कर रही थी, उसकी बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जैसे कि वो यांग यांग की बॉडी को तोड़कर उससे बाहर निकलना चाहती हो। वहीं यांग यांग उसे कंट्रोल करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में जो गुरुकुल था, उसके जो बाहर गुरुकुल में जितने भी पेड़ पौधे थे
वो अपनी जड़ से उखड़कर आसमान में उड़ने लगते हैं, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये नज़ारा उनके लिए कुछ ज़्यादा ही भयानक था। वहीं पूरा गुरुकुल कांपने लगता है जैसे कि कितना बड़ा भूकंप आया हो। वहीं दूसरी तरफ गुरु माँ जो कि अपने कमरे में मेडिटेशन कर रही थी, उनकी जो कुटिया थी वो भी हिलने लगती है, जो देखकर गुरु माँ अपनी आंखें एक झटके से खोलती है और वो बिस्तर से उठकर यानी कि अपनी जगह से उठकर वो अपने मन में कहती है, क्या ये फिर से कैसे हो सकता है। जो सोचकर वो जल्दी से टेलीपोर्ट होकर यांग के कमरे में आती है, जहाँ का नज़ारा अब बिल्कुल बदल चुका था। यांग ने अपनी आंखें खोल ली थी। वहीं उसके सामने वही सेरेमनी चल रही थी जो कि महल में चल रही थी। विंग की क्राउन सेरेमनी वो अपनी आँखों से यहाँ बैठे बैठे देख रही थी और उसकी आँखों का रंग अब ब्लैक से ब्लू में चेंज हो चुका था। यांग की आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल नीली हो चुकी थी। वहीं उसकी आँखें इतनी खूबसूरत लग रही थी लेकिन खतरनाक भी। उसकी आँखें किसी समंदर की तरह थी जो कितनी गहरी हो, शायद उसमें कोई झांक भी ना सके। वहीं यांग के चारों तरफ से ब्लैक ऑरा निकल रहा था। यांग की बॉडी से ब्लैक एनर्जी बाहर फ्लो हो रही थी। वहीं वो एनर्जी इकट्ठा होकर उसके पीछे किसी परछाई के रूप में खड़ी हो जाती है, जो कि बिल्कुल एक स्नेक की तरह लग रहा था। वहीं वो परछाई यांग के सर के ऊपर से जाकर खड़ी थी। जैसे ही गुरु माँ ये देखती है तो वो अपनी तलवार निकालकर उस ब्लैक एनर्जी पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है और वो जैसे ही उसके पास आने लगती है वो किसी बैरियर से टकराकर वापस बाउंस हो जाती है, जो देखकर गुरु माँ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, क्या इसने फिर से प्रोटेक्शन बैरियर यूज़ किया। जो सोचकर जो गुरु माँ थी वो यांग की तरफ देखती है। यांग की आंखें अभी भी ओपन थी। गुरु माँ ज़ोर से चिल्लाती है, यांग। लेकिन यांग जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसके कानों में गुरु माँ की आवाज़ जा ही नहीं रही थी। वहीं उसके पीछे खड़ी ब्लैक एनर्जी एक रोर करती है लेकिन वो गुरु माँ पर अटैक नहीं करती। वहीं गुरु माँ उस ब्लैक एनर्जी को गुस्से में घूरती है और फिर से यांग से कहती है, यांग तुम उसे अपने ऊपर काबू नहीं करने दे सकती। यांग अपनी आंखें खोलो। यांग जागो, तुम ऐसे नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा। यांग लेकिन यांग किसी की सुन ही नहीं रही थी। तभी उस बंद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर वही लड़की खड़ी थी जो कि 8 साल की थी और यांग के साथ हमेशा खेलती रहती थी। वो जब यांग को ऐसे देखती है तो उसकी भौहें इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था। वहीं वो ब्लैक एनर्जी जब किसी की आवाज़ सुनती है तो उस लड़की की तरफ देखकर वो रोर करती है। तो चलिए हम अपनी कहानी को आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।